नमस्कार। आज जो हम टॉपिक ले रहा हूँ हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स। यदि स्केलेटन की बात करें, स्केलेटन जो वर्ड लिया गया है वो स्क्लेरो से लिया गया है, हार्ड, ऐसी संरचना जो कि कठोर होती है। और यदि यह स्केलेटन शरीर के बाहर है तो वो है एक्सोस्केलेटन कहलाएगा, और यदि शरीर के अंदर है तो एंडोस्केलेटन कहलाता है। एक्सोस्केलेटन जो होगा वो डेड होता है, और ये जो है सरफेस, अपनी जो बॉडी सरफेस है उसके सिक्रीशन से ही ये बनता है। सॉरी। जबकि एंडोस्केलेटन जो होगा वो लिविंग होगा और ग्रोइंग होगा, यानी कि संरचना, जो शारीरिक संरचना है उस जैसे जैसे शरीर का विकास होता है वैसे वैसे जो है एंडोस्केलेटन का भी विकास होता जाता है। जबकि एक्सोस्केलेटन क्या होता है कि जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता है, ये पहली बात तो शरीर को बढ़ने नहीं देगा। यदि हम किसी भी एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं, खास तौर से मोलस्क में पाया जाता है, तो वो जो है वो उसकी बॉडी को जो है नहीं बढ़ने देता है, और वो बॉडी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। जहाँ जहाँ शरीर बढ़ेगा वहाँ वहाँ वो सिक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये जो है एंडो और एक्सोस्केलेटन में अंतर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन जो है उसके क्या फ़ायदे हैं या वह क्या काम करता है। सबसे पहला काम है फिजिकल सपोर्ट। ये जो है हमारी जो बॉडी है उसको ये फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मान लेते हैं हमारे यदि शरीर में से हड्डियां निकाल दी जाएं, ठीक है, एंडोस्केलेटन है हमारा, हड्डियां का ढांचा जो है वो एंडोस्केलेटन है, अंतःकंकाल है। उसको यदि निकाल देते हैं तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होगी, कैसी होगी? एकदम गोल मांस का लोथा, बिल्कुल, समझ रहे हो, ऑक्टोपस के सिर के जैसा। तो वैसा जो है संरचना बनेगी। तो इसलिए जो है ये एक फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी शेप और उसको डिफाइन, मतलब उसकी बॉडी शेप को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, साथ ही ये जो है जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लंग है, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके चारों तरफ जो है, या कहें तो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे हार्ट और लंग्स है, उसके चारों ओर क्या पाया जाता है? रिब्स पाई जाती है, स्टर्नम पाया जाता है। तो ये जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। इसी तरह से जो है ब्रेन है, वो उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? स्कल पाया जाता है। तो स्कल जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, जो एंडोस्केलेटन है वो बड़ी जो संरचनाएं हैं, बड़ी ह्यूज बॉडी साइज है, उसको भी ये अलाउ करता है। यदि एंडोस्केलेटन नहीं होता तो इतने जो विशाल जीव नहीं हो पाते, जैसे व्हेल है, एलिफेंट है, या डायनासोरस जो हुए थे। यदि एंडोस्केलेटन नहीं होता तो इतनी विशाल स्ट्रक्चर या इतने विशाल जीव नहीं बन पाते। तो ये एंडोस्केलेटन किस जो है कारण ही था। ठीक है, मसल्स को ये जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। मसल्स जो होंगी और बोन्स, उनका अटैचमेंट होता है, उसी के द्वारा मूवमेंट होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, अब महत्वपूर्ण कार्य, ये जो है ब्लड कार्पसल्स का निर्माण करती हैं। हमें पता है कि जो बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो होती है, वो ब्लड कार्पसल्स या ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो बोन है उनमें ये एक महत्वपूर्ण कार्य है उसका। और बाकी जो छोटी छोटी जो है बोन्स पाई जाती हैं जो कि और बहुत सारे काम करती हैं, जैसे हीरिंग, सुनने में मदद करती है। ईयर ऑसिकल्स होते हैं वो जो है सुनने में भी मदद करते हैं। अब आते हैं हम स्केलेटन के ऊपर। दो तरह का स्केलेटन होता है, सोमेटिक स्केलेटन और विसरल। हम महत्वपूर्ण जो है सोमेटिक स्केलेटन पर बात करेंगे। सोमेटिक जो स्केलेटन है, सोमेटिक जो स्केलेटन है वो दो स्केलेटन में डिवाइड कर सकते हैं उसको, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल यानी अक्षीय कंकाल, और अपेंडिकुलर कंकाल। अपेंडिकुलर कंकाल का मतलब है उपांगीय कंकाल, जो हमारे
हाथ पैर या उपांग होते हैं उनका कंकाल। एक्सियल स्केलेटन, यदि इसको हम देखो, ये चार्ट जो है ये पूरा चार्ट इसी तरह का है। एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर, ठीक है ये, और ये है हेटेरोट्रोपिक जो है बोन्स, मिसलेनियस यानी कि अलग अलग प्रकार की जो बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन जो है वह मुख्यतः हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं, स्कल, वर्टिबल कॉलम और थोरेसिक बास्केट। स्कल यानी खोपड़ी, सर है ना, वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, और थोरेसिक बास्केट का मतलब है कि हमारे जो जो सीने वाला हिस्सा, छाती का जो हिस्सा होता है वो थोरेसिक रीजन कहलाता है। ठीक है, वक्षीय इसको बास्केट भी कह सकते हैं। वक्षीय वाला जो हिस्सा है वो वाला कहलाएगा। अपेंडिकुलर में क्या कहलाएंगे, कौन कौन से में डिवाइड कर सकते हैं, गर्डल्स या कहें तो मेखलाएं। ठीक है, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल होती है ना, यानी कि हाथ और पैर की गर्डल्स, मेखलाएं। फिर उसके बाद है लिम्ब बोन्स या हाथ पैर की हड्डियां। अब आते हैं जो स्कल के ऊपर। स्कल में हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं, न्यूरोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम और स्प्लैंक्नोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम के अंदर जो है क्रेनियम वाला रीजन आएगा, या कहें वैसे वो वाला रीजन जहाँ की ब्रेन जो है रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सेंस कैप्सूल होगा, जिसमें ऑल्फैक्ट्रिक, ऑप्टिक और ऑडिटरी जो रीजन है वो आ जाता है। जैसे कि कान वाला जो हिस्सा है, कान का जो छेद होता है वो होगा ऑडिटरी। ऑल्फैक्ट्री का मतलब है नाक वाला हिस्सा जो छेद है वो, और ऑप्टिक का मतलब आंखों वाला हिस्सा। ये कैप्सूल जो है सेंस कैप्सूल कहलाते हैं। ठीक है, ये जो हिस्सा कहलाएगा ये कहलाएगा न्यूरोक्रेनियम। फिर डर्मेटोक्रेनियम के अंदर जो है मेम्ब्रेन, जो स्कल की जो मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन वाला हिस्सा है वो डर्मेटोक्रेनियम में आएगा। फिर तीसरा जो भाग है वो स्प्लैंक्नोक्रेनियम। स्प्लैंक्नोक्रेनियम के अंदर जो है फेरिंजियल स्केलेटन ये आएगा। फेरिंजियल स्केलेटन का मतलब है अपर जॉ, ऊपर वाला जबड़ा, फिर नीचे वाला जबड़ा, हाइड और लैरिंग्स। ये जो गले के अंदर जो होता है वो लैरिंग्स कहलाती है। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये सारा रीजन क्या कहलाएगा, फेरिंजियल स्केलेटन कहलाता है, या विसरल आर्च भी कहते हैं। इसके बाद वर्टिबल कॉलम की बात करते हैं, तो वर्टिबल कॉलम को भी हम 5 भागों में बांट सकते हैं। वर्टिब्रीज को जो है मुख्यतः 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो गर्दन वाली जो हिस्सा है वो यहीं से चालू होती है वर्टिबल कॉलम, और कहाँ ख़त्म होती है, पीछे पूंछ वाले हिस्से पर, कॉर्डल रीजन जो है टेल वाला। तो गर्दन के अंदर जो है उसको सर्वाइकल, हम कहते हैं ना, कई बार सर्वाइकल का प्रॉब्लम होगी किसी के, सर्वाइकल की जो है, भाई इसके तो सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल हो गया, है ना, चक्कर आने लग जाते हैं कई बार बड़े बुजुर्गों के, देखना। तो सर्वाइकल का मतलब होता है जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है ना, उनमें या तो घिस गई हैं या वो जो है उनके अंदर जो टिश्यू है वो डैमेज हो चुका है, इस वजह से वो जो है अंदर की जो कहें कि मेरुरज्जु है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो उसमें जो है दबाव बनने लग जाता है, जिसके कारण चक्कर वगैरह आते हैं। तो सर्वाइकल जो है वो नेक वाले हिस्से की जो वर्टिब्री होती है उसको सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। चेस्ट वाले रीजन, जो पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, चेस्ट, जहाँ जहाँ तक चेस्ट है वहाँ तक का हिस्सा कहलाता है थोरेसिक रीजन। और लंबर रीजन जो होता है वो नीचे वाला लोअर बैक वाला हिस्सा होता है, कमर के वाला हिस्सा होगा। और सैक्रल वाला जो हिस्सा होगा वो हिप्स वाला हिस्सा होगा। और कॉर्डल जो होगा वो लास्ट का हिस्सा, जो कॉर्डल वर्टिब्री होंगी वो लास्ट की वर्टिब्री होती है। तो ये 5 तरह की वर्टिब्री होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉर्डल। इसके बाद आते हैं थोरेसिक बास्केट। थोरेसिक बास्केट की बात करते हैं तो थोरेसिक बास्केट्स में साइड्स के अंदर क्या होता है, रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, और आगे की तरफ होगा स्टर्नम। ठीक है, आगे जो है सारी की सारी रिब्स है स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, पीछे की तरफ ये वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये हमारा एंडोस्केलेटन होता है। अब आते हैं हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात है। एपेंडिकुलर में हमने बात की थी कि गर्डल्स होती हैं, यानी कि मेखलाएँ होती हैं, हाथ की और पैर की मेखला, और फिर होते हैं हाथ पैर की हड्डियाँ। तो हाथ और पैर की जो मेखलाएँ हैं कौन कौन सी होती हैं?
पहली होती है पेक्टोरल, पहली होती है पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल जो होगी वो अंश मेखला उसको कहते हैं, और ये जो है जो अपने कंधे की जो गर्डिल है वो वाली कहलाती है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है मैं बताता हूँ अभी। ये पूरा का पूरा एक ह्यूमन स्केलेटन है, और इसकी हम बात करते हैं तो देखो मैंने बताया था कि हम 3 रीजन में बांट सकते हैं। एक है एक्सियल एक्सियल कंकाल, और दूसरा अपेंडिकुलर कंकाल। तो एक्सियल में आ गया स्कल, आ गया थोरेसिक, आ गया, ठीक है, वर्टिबल कॉलम आ गया, और थोरेक्स आ गया। ये स्कल पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डी है वो, और ये वाला जो है ये रीजन है थोरेसिक बास्केट। फिर हम जो कह रहे थे अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसकी बात कर रहे थे। अपेंडिकुलर या उपांगीय जो कंकाल है उसके अंदर 2 चीज़ें थी। एक तो गर्डिल्स, गर्डिल में कह रहे थे हम पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल। ठीक है, पेक्टोरल कंधे वाली, और ये वाली जो है पेल्विक गर्डिल, ये जो कहेंगे कि इसको कूल्हे वाली जो है, कमर या कूल्हे वाली। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हिप्स की, जो कह सकते हैं हिप्स की। लिम्स की बोन की बात करते हैं तो लिम्स में जो है फोर हैंड, और ये है हैंड्स की, मतलब कि हाथ और पैर की जो है बोन्स की बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे गर्डल्स की। ठीक है, गर्डल में पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में 2 तरह की बोन्स होती हैं, क्लेविकल और स्केपुला। क्लेविकल जो आगे कॉलर बोन कहते हैं, जिसको हम यदि हाथ लगा के देखेंगे तो ये कॉलर जो यहाँ दिखती है ना कईयों की, ये निकली हुई होती है। कुपोषित जो बच्चे होते हैं उनकी ये दिखाती है, ये वाली हड्डियाँ, और ख़ास तौर से रिब्स की हड्डियाँ दिखती हैं। तो ये ऊपर ऊपर वाली जो होती है वो क्लेविकल कहलाती है। स्केपुला, ठीक है, ये पेक्टोरल गर्डल की है। इसी तरह से पेल्विक गर्डल में जो है इलियम, ठीक है, प्यूबिस ये वाली जो है, और फिर इस्चियम, ये जो होती है पेल्विक गर्डल, या कहें तो हिप्स वाली जो है गर्डल कहलाती है। अब बात करते हैं हम लिम्स की। लिम्स में फोरलिम्ब और हैंड लिम्ब। फोरलिम्ब में जो है ये हाथ वाली जो हड्डी होती है वो कहलाती है ह्यूमरस, और कलाई वाली जो हड्डी होती है रेडियस और अल्ना। इसमें जो अल्ना वाली जो होती है वो होती है स्थिर, ये ध्यान रखना, और ऊपर जो होती है रेडियस होती है वो घूमती है सिर्फ। तो आप देखना कभी हाथ लगा के कि कोनी पर यदि हाथ लगाएंगे तो कोनी के, या कहें कि चिटली उंगली की तरफ जो जा रही है ये वाली, ये हड्डी जो होती है ये स्थिर होती है, और रेडियस जो होती है वो सिर्फ घूमती है। तो हम यदि कभी पहचानना पाएँ कि भाई रेडियस कौन सी है और अल्ना कौन सी है, तो सिंपल सा है कि जो स्थिर है, यानी कि कोहनी से लेकर और चिटली उंगली तक जाएगी, वो जो है वो अल्ना कहलाती है, और उसके ऊपर जो घूमती है वो होती है रेडियस। इसी तरह से यदि पैरों की हड्डियों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। उसके बाद जो है टिबिया और फिबुला। टिबिया जो होती है वो मोटी होती है, फेबुला जो होती है वो पतली होती है, आगे की तरफ होती है, ये पतली वाली फेबुला होगी, और पीछे की तरफ जो होगी वो ये होगी टिबिया होगी। ठीक है, तो यदि उंगलियों की भी बात करते हैं तो जो हथेली वाली जो हथेली में जो हड्डियां होती हैं, जो पीछे की तरफ रेडियस अल्ना से जुड़ती हैं वो कार्पसल्स होती हैं। बीच की जो होती हैं हथेली वाली जो हड्डियाँ होती हैं मेटाकार्पसल्स कहलाती हैं, और जो उंगलियों की जो हड्डी होती है फेलेंजेस कहलाती हैं। ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। इसी तरह से पैर की यदि हड्डियों की बात करते हैं पंजे वाली की, तो टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। वही टार्सल जो है टिबिया फिबुला से जुड़ेंगी, मेटाटार्सल जो है नीचे का जो है आधार बनाएंगी, और फिर फेलेंजेस जो होंगी वो उंगलियों का निर्माण करेंगी। अब बात करते हैं कि कॉन्ड्रियोक्रेनियम जो है स्कल का जो मुख्य भाग होता है उसका निर्माण कैसे होता है। स्कल का जो निर्माण है वो 2 प्लेटों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखेंगे आगे का जो प्लेट होती है वो
ये जो मिड फोरब्रेन है उसके बगल में एक पेरिकॉर्डल कार्टिलेज का निर्माण होता है। ये जो है पेरिकॉर्डल कार्टिलेज एक कार्टिलेज के रूप में, एक पट्टिका के रूप में, प्लेट के रूप में बनती है। पीछे की तरफ जो है हाइंड ब्रेन के दोनों तरफ पैराकॉर्डल कार्टिलेज का इसी तरह से निर्माण होता है। आगे की तरफ क्या हो गया, प्रीकॉर्डल, और पीछे की तरफ पैराकॉर्डल। ये जो प्रीकॉर्डल और पैराकॉर्डल दोनों जो हैं एक बेसिलर प्लेट का फॉर्मेशन करती हैं, जुड़ जाती हैं, फैलती जाती हैं, और ये एक बेसिलर प्लेट का निर्माण करती हैं। ये जो बेसिलर प्लेट है यही चारों तरफ जो है फैलकर और स्कल का फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या होगा, आगे की तरफ जो है ऑल्फैक्टरी सैक का निर्माण होता है। वो आँखों के लिए जो है इसमें ऑप्टिकल सैक का निर्माण होगा, और कानों के लिए ऑडिटरी सैक का फॉर्मेशन होता है। ऊपर की तरफ एक फेनेस्ट्रा जो है फॉर्मेशन हो जाता है, एक छेद होता है जिसको हाइपोफेशियल फेनेस्ट्रा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक कॉन्ड्रोक्रेनियम का फॉर्मेशन होता है। कॉन्ड्रोक्रेनियम जो है स्कल का मुख्य भाग होता है। ठीक है, अब एक टिपिकल वर्टिब्री की बात करते हैं हम। तो एक टिपिकल वर्टिब्री की जो ये एक स्ट्रक्चर है, इसके यदि हम देखेंगे टिपिकल वर्टिब्री का, तो इसमें सबसे पहले तो बात करते हैं, चूँकि वर्टिब्री है तो वर्टिबल कॉलम का हिस्सा है, और वर्टिबल कॉलम जो है वो किस लिए बना हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे बीच में जो हिस्सा पाया जाता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो होती है वो होती है न्यूरल कैनाल। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होगी किस में होगी, न्यूरल कैनाल के अंदर होगी। इसमें दो जो है हाइपोफाइसिस पाई जाती है। एक होती है डायपोफाइसिस और दूसरा आता है पैरापोफाइसिस। ऊपर वाली जो होती है डायपोफाइसिस और नीचे वाली पैरापोफाइसिस। ये जो हैं, ये जो थोरेसिक रिब्स है, या कहें कि पसलियों के जो ट्यूबरकुलम और कैपिटुलम है वाले हिस्से को जहाँ अटैच होती हैं वो वाला हिस्सा होती है। यानी कि डायपोफाइसिस से तो ट्यूबरकुलम जुड़ेगी, और नीचे वाली कैपिटुलम से जुड़ेगी वो पैरापोफाइसिस जुड़ेगी। ठीक है, नीचे की तरफ एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस वर्टिब्री की, और ऊपर की तरफ एक और स्पाइन पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरल स्पाइन। ठीक है, न्यूरल स्पाइन के आगे की तरफ जो होगा वो पोस्ट जाइगोपोफाइसिस होता है, और पीछे की तरफ होता है वो प्री जाइगोफाइसिस होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो कि न्यूरल स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का होता है, उसको बोलते हैं न्यूरल आर्च। ये जो होती है न्यूरल आर्च कहलाती है। तो ये जो है एक टिपिकल वर्टिब्री, एक प्रारूपिक वर्टिब्री की संरचना है। वर्टिब्री में जो है सेंट्रा पाया जाता है, और सेंट्रा की जो पोजीशन होती है उसके आधार पर हम इसको 5 भागों में बांटते हैं: प्रोसिलस, ओपिस्थोसिलस, एम्फिसिलस, हिट्रोसिलस और एसिलस। प्रोसिलस में यदि कॉनकेव जो है कैविटी, सेंट्रा जो है एंटीरियर रीजन जो है यदि कॉनकेव है, और पोस्टीरियर रीजन यदि कॉन्वेक्स है, तो इसको बोलते हैं प्रोसिलस। जस्ट यदि इसका अपोजिट होता है कि कॉन्वेक्स, आगे का जो एंटीरियर रीजन है, आगे का हिस्सा जो है सेंट्रम का आगे का जो हिस्सा है वह यदि कॉन्वेक्स है, और पीछे वाला जो पोस्टीरियर रीजन है कॉनकेव है, तो वो ओपिस्थोसिलस टाइप की वर्टिब्री कहलाएगी। यदि दोनों के दोनों जो है कॉनकेव कैविटी बनाती हैं, ये भी आगे वाली भी और पीछे वाली भी, तो ऐसे जो है वर्टिब्रीज को एम्फिसिलस टाइप की वर्टिब्री कहा जाता है। हिट्रोसिलस जो होगी उसमें एक तो कॉनकेव होगी और दूसरी जो होगी कॉन्वेक्स होगी। तो इस तरह की वर्टिब्रीज को जो है हिट्रोसिलस वर्टिब्री कहा जाता है। ऐसी वर्टिब्री जिसमें कि किसी तरह की कोई भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स कैविटी नहीं पाई जाती है, उनको कहते हैं एसिलस टाइप की वर्टिब्री। तो सेंट्रा के आधार पर ये पाए जाते हैं, इस तरह हम डिवाइड करते हैं।
और ये ओवरऑल आपका एंडोस्केलेटन था। थैंक यू वेरी मच।